हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। देखिए, राइबोसोम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या अंतर होता है, सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम से हम क्या समझते हैं उससे समझते हैं, ठीक है। राइबोसोम आखिर है क्या? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। एंड ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीनिशियस होता है एंड इट इज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ऐसा क्यों लिखा गया है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है? देखिए, राइबो मतलब राइबोसोम के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है एंड ये न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन्स मतलब इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप राइबोसोम के कंपोजिशन को देखें कि किस तरीके से राइबोसोम जो है वो मिल करके बना हुआ है, तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो आरएनए एंड प्रोटीन इससे मिलकर के राइबोसोम बने हुए होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाता है, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो आरएनए प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, यूबिक्यूटस है विद इन द सेल। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या करता है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसलेट करने का काम करता है एंड उसे एमआरएनए से प्रोपोलीपेप्टाइड्स जो हैं उनमें ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, एमआरए हमें पता है कि ये क्या है, ये डीएनए हो गया। अब इस डीएनए से एमआरएनए बना है, किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से। जब ये एमआरएनए बना तो इस एमआरएनए के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन में जो एमआरएनए को रीड करने का काम करता है, कोडॉन्स को रीड करता है, उसके बाद जो है टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है। तो ये जो कोडॉन्स को रीड करने का काम है ये राइबोसोम करता है, ठीक है। एंड जब यहाँ पे कहीं जब भी एमआरएनए पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है तब ये ट्रांसलेशन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइबोसोम है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है एंड इसलिए ये कहलाता है कि ये ट्रांसलेशन का काम करता है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि एमआरएनए में प्रेजेंट थी उसको प्रोटीन तक लाने में राइबोसोम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो राइबोसोम है ये अप्रोक्सीमेटली किस तरीके का होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। राइबोसोम जो है उसके पास दो यूनिट होती है जिसे सब यूनिट कहा जाता है। एक होता है बिगर सब यूनिट एंड एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में। अगर हम लोग राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम के पास दो सब यूनिट प्रेजेंट होता है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट अगर हम लोग देखें प्रोकैरियोट्स के केस में एंड यूकैरियोट्स के केस में, तो प्रोकैरियोट्स में दो सब यूनिट प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम होता है। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेदबर्ग यूनिट।
यूक्रियोटिक अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो यूक्रियोटिक राइबोसोम जो है वो एटीएस राइबोसोम होता है। ठीक है, एस वही सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हम लोग एटीएस राइबोसोम की बात करें तो इसके भी दो सब यूनिट होंगे। प्रोकैरियोटिक अगर राइबोसोम की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 50s एंड 30s होता है। मतलब बिगर जो सब यूनिट होते हैं या लार्जर जो सब यूनिट है वो 50s होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो जो है 30s होता है। वही अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें भी दो सब यूनिट होंगे 60s एंड 40s। 60s क्या होगा? लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। 40s क्या होगा? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो पहले ये थोड़ा सा कहीं रफ में लिख लीजिए, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं लिखने की, आप मत लिखिए, लेकिन इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलिए, तो राइबोसोम जो है वो लार्ज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। इनके पास आरएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूबिक्यूटिनस होते हैं ऑल सेल्स में। ये ट्रांसलेट करते हैं एवरेज डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम द 2.5 नैनोमीटर टू 2.8 नैनोमीटर। अगर हम लोग इसके एवरेज डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो 2.5 नैनोमीटर से लेके 2.8 नैनोमीटर तक का होता है। यहाँ पे एस्चेरिशिया कोलाई मतलब ई कोलाई के रेफरेंस में बताया गया है। ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में लगभग 2.5 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। एंड मैमल्स क्या है? यूकैरियोट, उनमें क्या होता है? 2.8 नैनोमीटर राइबोसोम का डायमीटर होता है। ये चीज समझ में आ गई? अब देखिए, अगर हम लोग फंक्शनल राइबोसोम की बात करें तो उसके पास दो सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ये सब यूनिट इक्वल साइज के नहीं होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं। अब ये जो सब यूनिट है इनका क्या क्या नाम है? एक यूनिट जो है, एक सब यूनिट जो है वो लार्जर सब यूनिट कहलाता है, एंड दूसरा जो सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो जो राइबोसोम है उसके पास आरएनए प्रेजेंट होता है, एंड इसके पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे राइबोसोमल प्रोटीन कहा जाता है। अगर हम लोग राइबोसोमल प्रोटीन्स की बात करें, यहाँ पे आर प्रोटीन्स लिखा है, आप अपने नोट्स में राइबोसोमल प्रोटीन्स लिख लीजिएगा। तो राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है वो क्या कहलाते हैं? या एल या एस कहलाएंगे, वेदर वो कौन से सब यूनिट पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो राइबोसोमल प्रोटीन है वो कौन से होंगे। अगर लार्जर सब यूनिट पे हैं तो एल प्रोटीन्स कहलाएंगे, अगर स्मॉलर पे हैं तो एस राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया? तो लार्जर राइबोसोमल प्रोटीन लार्ज सब यूनिट पर प्रेजेंट होगा, एंड एस प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एस राइबोसोमल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? जल्दी से बताइए। तो राइबोसोम जो है उसके पास आरएनए एंड प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट है। राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है एल एंड एस इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो जो है किस सब यूनिट पर प्रेजेंट है, उस हिसाब से वो कहलाते हैं। अगर हम लोग राइबोसोम के स्ट्रक्चर एंड उनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उनको देखें कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक को समझते हैं एंड देन यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो 70s का होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80s राइबोसोम्स होते हैं। अगर हम लोग स्मॉलर सब यूनिट की बात करें प्रोकैरियोट्स में तो वो 30s का होता है।
यूकैरियोट्स में 40s का स्मॉलर सब यूनिट होगा। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि जो लार्जर सब यूनिट है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में वो क्या होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें स्मॉलर सब यूनिट के अंदर तो प्रोकैरियोट्स में 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम लोग यूकैरियोट्स में बात करें कि यूकैरियोट का जो स्मॉलर सब यूनिट है उनमें कितने प्रोटीन प्रेजेंट हैं तो उसमें 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आरएनए के साइज की बात करें कि स्मॉलर जो सब यूनिट है उसमें आरएनए कितने साइज का या किस तरह का प्रेजेंट होता है तो ये जो है 16S आरएनए प्रेजेंट होता है स्मॉलर सब यूनिट में प्रोकैरियोट्स के अंदर। वही स्मॉलर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोट्स में 18S पाया जाता है। अब लार्जर सब यूनिट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट जो है वो 50S होता है। इसे आप ऐसे सेपरेट करके अपने नोट्स में ऐड करिएगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन स्मॉल सब यूनिट की है। लार्जेस्ट सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में 50S, यूकैरियोट्स में 60S। अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें कि प्रोटीन्स कितने प्रेजेंट होते हैं लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट इज 31। एंड अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें कि यूकैरियोट्स में लार्जेस्ट सब यूनिट में कितने प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज 46। अगर हम लोग आरएनए साइज की बात करें या आरएनए टाइप की बात करें कि प्रोकैरियोट्स के स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा जो आरएनए है वो प्रेजेंट होता है दैट इज 23S 5S आरएनए। वहीं अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में 28S 5.8S एंड 5S प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसे जो है आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा याद करने में आपको लगेगा कि नंबर्स हैं लेकिन ये आपके बहुत काम की चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कॉलेज में तब तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स कितने तरह के होते हैं तो मैट्रिक्स राइबोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम। मैट्रिक्स राइबोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम क्या होता है, देखिए ऐसे राइबोसोम जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहे हैं एंड वो प्रोटीन जो है उस सेल के अंदर ही कंज्यूम हो रहा है, सेल के अंदर ही रह रहा है, सेल के बाहर नहीं जा रहा है, तो उसे जो है मैट्रिक्स राइबोसोम कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम की बात करें तो ये ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि सेल के बाहर जाते हैं। मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, सॉरी ये न्यूक्लियस हो गया, ये राइबोसोम हो गया, तो ये जो है प्रोटीन्स को बना रहा है। अब ये प्रोटीन्स को बनाया है एंड ये प्रोटीन सेल के अंदर ही रहेंगे, इसी के अंदर इसकी यूटिलाइजेशन होगा, किसी अगर पार्ट में किसी सेल ऑर्गेनेल को नीड है या एंजाइम बनाना है या व्हाटएवर, तो ये सेल के अंदर ही रहेगा। अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम की बात करें तो ये हो गया सेल, ये न्यूक्लियस, ये राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन्स को बना रहा है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस का होता है ऐसा। चलिए तो ये प्रोटीन्स को बनाया एंड ये प्रोटीन्स इसके सेल के अंदर नहीं रहेंगे, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर जाएंगे। अब दूसरे सेल में या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जहां पे भी इसकी जरूरत है वहां पे जाएंगे और वहां पे वो कंज्यूम होंगे एंड वहां पे जो है वो यूटिलाइज होंगे। इस बेसिस पे कि राइबोसोम के प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, कैसे प्रोटीन्स जो है कहाँ पे रह रहे हैं, सेल के अंदर या सेल के बाहर, उस बेसिस पे मैट्रिक्स राइबोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम में क्लासिफाई हुआ है राइबोसोम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। राइबोसोम बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिएगा तो तुरंत अभी लेक्चर में ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि किसी भी तरह से मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ
नहीं देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉलर होता है, लेस डेंस होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। इसी वजह से तो ये जो है 70s सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आता है इसका 80s जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। चलिए उसके बाद राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो इसके दो सब यूनिट होते हैं। ये दोनों ही सब यूनिट के पास प्रोटीन होता है। इनका प्रोटीन का नंबर जो है अलग प्रोकैरियोट में अलग होता है, यूकैरियोट में अलग होगा। आरएनए होगा, आरएनए भी प्रोकैरियोट में अलग एंड यूकैरियोट में अलग। अगर हम लोग आरएनए की बात करें कि कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है तो आरएनए प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक 70s जो राइबोसोम है उससे बताया गया है कि कैसे ये एक राइबोसोम है, इसके दो सब यूनिट है 50s एंड 30s। 50s की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 23s 5s आरआरएनए प्रेजेंट होता है। 30s में जो है वो 16s आरआरएनए प्रेजेंट होता है एंड ये जो है इसके आरएनए एंड प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि 70s हो गया या फिर 80s हो गया, तो इसमें जो S है ये क्या है, ठीक है। तो S जो है वो है स्विट्जबर्ग यूनिट। ये यूनिट कैसे आता है, इसका क्या मतलब होता है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग S की बात करें 70s में, तो ये जो है ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, ये स्विट्जबर्ग यूनिट होता है। ये कैसे पता चलता है, तो मान लीजिए जब कोई पार्टिकल है वो ज्यादा जल्दी जल्दी फास्टली मूव हो रहा है, कब, जब सेंट्रीफ्यूगेशन उसका हुआ है तब उसके पास जो है, उस पार्टिकल के पास जो है वो स्विट्जबर्ग वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो ज्यादा होती है। ये जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है ये फंक्शन होता है पार्टिकल्स का, उनके मॉलिक्यूलर वेट का, उनके वॉल्यूम का, उनके शेप का, उस बेसिस पे ये पता लगता है। अगर हम लोग हेवियर पार्टिकल की बात करें, कंपैक्ट पार्टिकल की बात करें, तो उनका जो स्वेसबर्ग नंबर है या कह सकते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो लार्जर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक राइबोसोम से हम लोग समझ सकते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट, वो ज्यादा डेंस होता है, इस वजह से उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। चलिए अब इसके बाद साइट्स ऑफ राइबोसोम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो उसमें 3 साइट्स के बारे में पढ़े होंगे, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ये तीनों ही साइट चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम है, दोनों में ही प्रेजेंट होता है एंड दोनों में ही इन तीनों साइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए साइट्स के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम के पास 3 मेजर साइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से कौन सा साइट कब टीआरएनए से बाइंड हो रहा है, कौन सा साइट टीआरएनए को जो है एग्जिट कराने में हेल्पफुल होता है, ये सारी चीजें। तो पहला जो साइट है वो है पेप्टिडिल या फिर डोनर साइट, जिसे पी साइट कहते हैं। दूसरा जो साइट है वो होता है अमीनो एसिड साइट या जिसे एक्सेप्टर साइट या ए साइट कहते हैं। तीसरा जो साइट है वो होता है एग्जिट साइट या जिसे ई साइट कहते हैं एंड इसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है ई पी एंड ए, ई साइट, पी साइट, ए साइट, ठीक है। ये राइबोसोम इस तरीके से होगा। इसे आप पहले नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स जो हैं
वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर होता है mRNA में, उसको कन्वर्ट करने में, उसे ट्रांसलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। राइबोसोम जो है अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल शेप के होते हैं। राइबोसोम के पास लार्ज राइबोन्यूक्लियस जो प्रोटीन्स हैं एंड इनका जो ये जो है वो लार्ज राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास आरएनए प्रोटीन होता है। एंड ये इनका अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो 2.5 से लेकर 2.8 तक इनका डायमीटर होता है। एंड अगर हम लोग इसके यूनिट्स की बात करें तो ये लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट होते हैं इनके पास, जो कि अनइक्वल साइज के होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग एस की बात करें कि एस जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, तो ये जो एस है, ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये आखिर है क्या? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये एक रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सपीरेशन का। यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है उसके पास यूनिट ऑफ सेकंड होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है 1 × 10⁻13 सेकंड से जो है वो डिफाइन होता है। एंड इसका मतलब 1 × 10⁻13 s इक्वल्स टू 1 स्पेसबर्ग यूनिट होता है। चलिए उसके बाद आरआरएनए की ऑर्गेनाइजेशन, ये आरआरएनए जो है आरआरएनए जो है राइबोसोम में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूकेरियोट्स में एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि 18S, 28S, 5.8S एंड 5S। जीन्स जो है इन आरएनए के लिए, जैसे कि 18S हो गया, 28S हो गया, 5.8S हो गया, ये आरआरएनए जो है ये ऑर्गेनाइज होते हैं सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एंड ट्रांसक्राइब किए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 द्वारा। अब यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है दैट इज 47S आरआरएनए, ये सिंथेसाइज होता है इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द्वारा एंड ये प्रोसेस होता है इनटू अ मैच्योर 18S, 5.8S एंड 28S आरआरएनए। इन ऑर्डर ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ आरआरएनए को प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूनिट्स जो हैं वो आरआरएनए में प्रेजेंट होते हैं इन मल्टीपल कॉपीज एंड ऑर्गेनाइज होते हैं एज टैंडम रिपीट्स। यहाँ पे ईच जो क्लस्टर होता है यूकेरियोट का, उनके पास टैंडम रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो ईच टैंडम रिपीट्स हैं ये सेपरेटेड होते हैं बाय ए नॉन कोडिंग स्पेसर डीएनए सीक्वेंस। और आरआरएनए जीन क्लस्टर जो है वो कॉमनली क्या कहलाता है? राइबोसोमल डीएनए कहलाता है। ह्यूमंस में जो है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 के पास ये जो जीन क्लस्टर हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में एंड ये रीजन जो है ये नॉर कहलाता है, मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो इसे जो है आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग राइबोसोम्स जो हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स के फंक्शन क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन्स जो है सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम द्वारा एंड इसीलिए राइबोसोम क्या कहलाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाता है। ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें जो जेनेटिक कोड है वो mRNA में प्रेजेंट होता है, उसको रीड किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज उसको रीड किया जाता है राइबोसोम द्वारा एंड ये ट्रांसलेट करता है इस कोडॉन के सीक्वेंस को इनटू अ ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड एंड यही प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। एंड इस ट्रांसलेशन में राइबोसोम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। राइबोसोम जो है वो कैटालाइज करता है प्रोसेस दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसके थ्रू जो अमीनो एसिड आए हैं वो आपस में क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाते हैं एंड ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के हेल्प से जो प्रोटीन है
उनकी सिंथेसिस हो पाती है। तो अगर हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो राइबोसोम जो है वो कैटालाइज करता है द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड एंड इस वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बन पाती है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है जिसमें राइबोसोम मूव होता है अलोंग द एमआरएनए एंड ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है इसके वजह से ये फैसिलिटेट करता है टीआरएनए को जो कि कैरी कर रहा है अमीनो एसिड को एंड ये मूवमेंट जो है ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और जिस तरीके से मूवमेंट होता रहता है राइबोसोम का एमआरएनए पे उस हिसाब से वो कोडॉन को रीड करता है, उसके हिसाब से टीआरएनए फिर से आता है अमीनो एसिड को लेकर के, चार्ज टीआरएनए आता है एंड लोडेड टीआरएनए आएगा वो अमीनो एसिड को देगा, पहले वाला जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है एंड ये वाला, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब इससे पहले जो टीआरएनए जो है जो कि अब लोडेड था वो अमीनो एसिड को दे चुका है एंड उसके बाद अब वो अनलोडेड बन गया है। तो अब इस अनलोडेड टीआरएनए का क्या होगा, ये एग्जिट चैनल के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये प्रोसेस जो है ये चलती रहती है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे मतलब नेक्स्ट ईयर में तो उसमें आप जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है। अभी हमारा टॉपिक राइबोसोम है इस वजह से हम इसको जो है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल राइबोसोम है क्या, राइबोसोम जो है सेल के पास टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स कहलाते हैं। राइबोसोम जो है राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। राइबोसोम जो है वो वर्कबेंच की तरह काम करते हैं विद द एमआरएनए जो कि एक्ट करता है एज अ ब्लूप्रिंट इन द प्रोसेस दैट इज नोन एज राइबोसोमल दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम देखिए एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मशीन है, ये जो है लार्जली स्पेशलाइज्ड आरएनए से मिलकर के बना हुआ होता है जिसे राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए कहते हैं एंड इसके पास दर्जन ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो नंबर है ये स्पेसीज टू स्पेसीज वैरी करता है। राइबोसोमल प्रोटीन एंड आरआरएनए जो है ये टू डिस्टिंक्ट राइबोसोमल पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज में प्रेजेंट होते हैं एंड ये पीसेस जो है ये क्या कहलाते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो इनके जो दो सब यूनिट्स हैं वो आपस में जो है अरेंज होते हैं एंड ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को जिसके वजह से किसका सिंथेसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन एंड इसी ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ही प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि ये जो है फॉर्म हुए हैं दो डिफरेंट सब यूनिट से जो कि अनइक्वल साइज का है, इस वजह से एक जो है वो क्या होता है कि लार्जर सब यूनिट कहलाता है एंड एक जो है वो स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है। लार्जर सब यूनिट जो है वो लॉन्गर होता है ऑन द एक्सिस देन इट्स डायमीटर। ठीक है, तो आई होप अभी तक जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज नवोदय बैच। अगर आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको देख रहे हैं अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं, यूनिट वाइज जो लेक्चर्स हैं एंड जो रिविजन वीडियोस हैं, जो यूनिट्स हैं आपके उससे रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं वन शॉट यूनिट वाइज वीडियोस हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर हम लोग कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 मंथ्स के लिए होता है, विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा
एंड अगर हम लोग बात करें कि जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो ये जो है टिल द एग्जाम डेट इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप जो DNS20 कूपन कोड है उसका यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप हमारे बैच से अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पे DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें इनरोल हो जाइए। अगर आपको जो है हमारे नोट्स या फिर अभी जो आप लेक्चर ले रहे हैं इसके PDF चाहिए, तो आप वहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे आपको, तो वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल जो सेक्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके जो नोट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी तो है ही साथ में बॉटनी की क्लासेस भी रहती हैं एंड जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वो भी रहती हैं। तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप देखें तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में आ जाते हैं तो एक तो बहुत ज्यादा मोटी मोटी बुक हो जाती है, ठीक है, वो बहुत महंगी भी होती हैं। उसके बाद वो जो बुक्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है, अभी आप जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो अभी आप 12th स्कूल करके आए हैं, ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा आदत नहीं होता है कि आप इतनी टफ लैंग्वेज को समझें या उसको पढ़ पाए, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है कि बुक में बहुत ज्यादा इनलार्ज करके दिया हुआ होता है, उतना सब जो है अभी फिलहाल जो है आपके काम का नहीं होगा। एंड इस वजह से आपको बहुत सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो बस रीडिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपको जो है ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा उसको 2 से 4 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको जो है सारी चीजें मिलेंगी एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप जो है हम इस लेक्चर को अच्छे से समझे हैं तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए फर्दर आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम रिकमेंड करेंगे कि आप बुक भी जरूर खरीदिएगा, क्योंकि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो अभी तो आपको कुछ दिक्कत होगी क्योंकि अभी आपके लिए चीजें नहीं है, ये है। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे एंड जब आप MSc करेंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि JRF करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि शुरू से जो है आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखा करके, ठीक है। अभी से ही आपके पास बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि JRF निकालना चाहता है, अभी आप फर्स्ट ईयर में है, Day 1 से लग जाइए, आपका आसानी से JRF जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो है आप जैसे कि जब आपके कॉलेज में भी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, नोट्स जो मिलता है उसको अच्छे से पढ़ा करिए। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ का नोट्स बनाइए, जो बुक्स हैं उसको भी आप पढ़िए, उसको भी रीड करिए, ठीक है। धीरे धीरे इतना नहीं समझ में आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, 90% या 80% बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बुक जो है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक जाएंगे तब तक आपको लगेगा कि बुक्स जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि आप ज़रूर से बुक भी खरीदिए, ठीक है। अभी से अगर आप आदत डालिएगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होगा, कोर्स ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है जब आप जैसे स्कूल में नहीं होता था कि आप एक चीज़ पढ़े और आपको वो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, अब उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे उसके ऊपर ये फोकस करने की ज़रूरत है कि ठीक है हम समझ लिए, अब हमको याद करना है, ठीक है। तो उससे आपका टाइम बचेगा, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या है राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करें राइबोसोम में, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो जो है कॉमनली 70S राइबोसोम कहलाता है। कभी कभी जो है एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब 70S राइबोसोम। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि 70S राइबोसोम क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 70S भी पता होता है, 80S भी पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तरीका ये है कि एक को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए।
दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि जैसे ही 70s राइबोसोम की बात आए आपको याद होना चाहिए कि वो प्रोकैरियोटिक है, तो दूसरा आप क्या याद किए 80s, तो बचा क्या यूकैरियोट, तो वो किसका होगा यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो उसका राइबोसोम होता है वो क्या कहलाता है 70s राइबोसोम कहलाता है। एंड इसके जो डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डायमेंशन है वो 14 to 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर का होता है। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो वो 2.7 मिलियन डाल्टन, दैट इज 2.7 into 10⁻⁻6 डाल्टन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है 50s एंड 30s सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। अब हम लोग अगर प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, सॉरी, अब अगर हम लोग राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन कराता है। तो कैसे ट्रांसलेशन कराता है, कैसे ट्रांसलेशन के समय पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट से इसको समझते हैं कि किस तरीके से जो राइबोसोम है उसका रोल या उसका इंपॉर्टेंस जो है प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन में होता है। तो अगर हम लोग ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले या ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन के अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, फिर होता है इलोंगेशन, फिर होता है टर्मिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से प्रोसेस से, इनिशिएशन से। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन के अंदर। ट्रांसलेशन तब स्टार्ट होता है जब कोई mRNA जो है वो प्रोकैरियोट की, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, तो mRNA जो है प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 30s उससे बाइंड हो जाएगा, वहां से जो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन है वो स्टार्ट होता है। अब इसके बाद tRNA आता है, वो mRNA से बाइंड होता है, न्यूक्लियोटाइड कोड जो है कोडॉन उसके मैच होते हैं, एंड देन ये ट्रिगर करता है 50s जो सब यूनिट है, बिगर जो सब यूनिट है उसके बाइंडिंग के लिए, एंड यहाँ पे 50s आता है एंड बाइंडिंग होती है। उसके बाद जो है इलोंगेशन स्टार्ट होता है। अभी हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ नहीं रहे तो इस वजह से इनिशिएशन फैक्टर्स या जो प्रोसेसेस हैं उनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग राइबोसोम के रोल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए उसके बाद प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज होते हैं, एक मिनट यहाँ पे हमें लग रहा है एक स्लाइड छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। इलोंगेशन में क्या होगा कि अभी हम लोग क्या समझे हैं, अभी हम लोग समझे हैं कि इनिशिएशन जो है वो किस तरीके से हुआ था। तो इनिशिएशन में क्या हुआ था, mRNA है, इससे जो है स्मॉलर सब यूनिट आकर के बाइंड हुआ है, फिर उसके बाद लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड होगा और ये जो है इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होगा, जब राइबोसोम जो है AUG को पहचान जाएगा, दैट इज स्टार्ट कोडॉन, उसके हिसाब से फिर जो tRNA है, एंड प्रोकैरियोट्स के केस में फॉर्मल मेथिओनिन tRNA का जो है वो आता है tRNA, एंड वो जो है फॉर्मल मेथिओनिन को लेकर के आता है। एंड देन जो है इलोंगेशन में क्या होगा कि इलोंगेशन में जो है वो जो राइबोसोम है वो स्टार्ट साइड से आगे बढ़ने लगता है, नेक्स्ट कोडॉन को पढ़ने लगता है, एंड उसके हिसाब से जो 4 tRNA है उस कोडॉन के हिसाब से, जिस कोडॉन के हिसाब से उसका जो एंटी कोडॉन जिस tRNA पे प्रेजेंट होगा वो tRNA आएगा उस कोडॉन के स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर के अपने पास। उसके बाद इस तरह से ट्रांसलोकेशन चलता जाता है, एंड ट्रांसलोकेशन होने के साथ साथ ये राइबोसोम जो है वो आगे जाता रहता है, अमीनो एसिड आते हैं,
पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है, एंड इसके वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये क्या प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा? कभी भी इस एमआरएनए पे क्या स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा? आएगा। जब आएगा तब जो है टर्मिनेशन हो जाएगा। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? एयूजी है, एयूजी, एजीयू एंड एयू, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, एयूजी जो है स्टार्ट कोडॉन होता है। एयूजी जो है, एक मिनट, तो स्टॉप कोडॉन जो है जब आता है, ठीक है, तब ये स्टॉप कोडॉन जो है वो रीड कर लेता है राइबोसोम, एंड जब राइबोसोम स्टॉप कोडॉन को रीड कर लेता है उसके बाद टर्मिनेशन जो है वो हो जाता है। टर्मिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो टर्मिनेशन जब हो जाएगा तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्टॉप हो जाता है, अब उसकी सिंथेसिस नहीं होती है। जब ये प्रोसेस हो गया उसके बाद जो है प्रोटीन फोल्डिंग होता है एंड प्रोटीन जो है वो फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज हो रहा है साइटोसोलिक एटीएस राइबोसोम द्वारा, तो एटीएस राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो एटीएस राइबोसोम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है या वो किसमें प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर ये जो है प्रेजेंट होता है एंड ये कैसे सिंथेसाइज करता है, किस तरह के जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसाइज करता है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम को, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम मतलब क्या? अगर आप देखें राइबोसोम को तो राइबोसोम दो तरीके से होते हैं। राइबोसोम, एक राइबोसोम होता है जो कि ईआर के साथ बाउंडेड होता है। ईआर क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि मान लीजिए जैसे ऐसे समझते हैं इसको, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये ईआर प्रेजेंट है। ईआर में अगर हम लोग बात करें तो ईआर दो तरह के होते हैं ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हें जो है, जो ये राइबोसोम जो कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बाउंडेड होते हैं उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कहा जाता है। एंड ऐसे राइबोसोम जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनका कोई भी मतलब नहीं होता है, उनका कोई लेना देना ईआर के साथ नहीं होता है, मतलब वो ईआर के साथ अटैच नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम का, तो ऐसे साइटोसोलिक राइबोसोम या ऐसे मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम किस तरीके के प्रोटीन को बनाते हैं? तो ये जो है सॉल्युबल साइटोसोलिक प्रोटीन्स को बनाते हैं। ये जो है एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि लोकलाइज रहता है साइटोप्लाज्मिक
सरफेस पे, उनको बनाने का काम करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन जो है, जो कि इनकोडेड होते हैं न्यूक्लियर डीएनए से, एंड पैराऑक्सिसोमल प्रोटीन्स जो है उनको सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? स्टॉप कोडॉन है UAG, UAA, UGA। तब से हम दिमाग में याद कर रहे थे, याद ही नहीं आ रहा था, अभी जो है वो याद आएगा। चलिए, नहीं तो आप लोग सोचते कह रहे मैम को तो खुद नहीं आ रहा है, ये पढ़ाएंगे ना। चलिए, कभी कभी हो जाता है ऐसा। हो गया। एटीएस राइबोसोम क्या होता है? तो एटीएस राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके से होता है। एक होता है ईआर से अटैच और एक होता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली सॉल्युबल प्रेजेंट होना। ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन फ्री कहलाता है। ठीक है। एंड जो मेम्ब्रेन बाउंड है मतलब वो ईआर से अटैच है, मतलब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला राइबोसोम है। वो कैसे कैसे प्रोटीन्स को बना रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। इसके आगे वन बचेगा। दूसरा जो टाइप है वो है ईआर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मतलब वही, अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर हो गया, इस पर अगर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? वो ईआर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कहलाएगा। ये किस तरीके के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है? अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें कि ईआर मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम है वो कैसे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, तो सबसे पहला होगा सिक्रेटरी प्रोटीन्स, जो कि सिक्रीशंस वगैरह में उसका इंपॉर्टेंस होता है। इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को ये बनाता है। लाइसोसोमल प्रोटीन्स को बनाता है। ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको बनाने में हेल्पफुल होता है। एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि कहाँ पे लोकलाइज होता है? नॉन साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, फॉर एग्जांपल फिब्रोनेक्टिन, उनको बनाने का काम करता है। तो आप देखेंगे ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है जिसमें ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम सब साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उसके प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का इसका जो है मेजर टारगेट होता है। चलिए, अब हम लोग जो है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले इनिशिएशन हम लोग पढ़ लिए थे, इलोंगेशन में क्या हुआ था वो भी पढ़ लिए थे, टर्मिनेशन कैसे होता है उसको भी डिस्कस कर लिए थे। अब जो है इनिशिएशन कैसे स्टार्ट हो रहा था उसको अच्छे से डिटेलिंग में हम लोग समझ लिए थे। अभी हम लोग इलोंगेशन को डिस्कस करेंगे। तो इलोंगेशन में क्या होगा? इलोंगेशन सेकेंड फेज है। दो बाइंडिंग साइट्स होंगे 50s पे, दैट इज बिगर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट। ए साइट प्रेजेंट होगा, पी साइट प्रेजेंट होगा, जो कि हेल्प करता है कंटिन्यूटिंग ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। पहले क्या होगा कि जो टीआरएनए है वो कनेक्टेड रहता है ए साइट पर, अब ये मूव करेगा पी साइट पे जब दूसरा टीआरएनए आएगा अपने अमीनो एसिड को लेकर के। अब सेकेंड जो टीआरएनए है ये बाइंड हो जाएगा ए साइट पर। ठीक है। एंड इस तरीके से जो एलोंगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। एक अमीनो पहले से प्रेजेंट, अमीनो एसिड पहले से प्रेजेंट था, दूसरा अमीनो एसिड आ गया, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो अमीनो एसिड ऑफ द टीआरएनए की वजह से होता है, जिसमें मेथियोनिन एंड प्रोलीन जो है, अगर मान लीजिए मेथियोनिन पहले प्रेजेंट था, क्यों मेथियोनिन पहले प्रेजेंट था?
क्योंकि AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, उसके हिसाब से मेथियोनिन ही आएगा। सेकंड में मान लीजिए प्रोलीन के लिए जो कोडॉन था वो प्रेजेंट था एंड प्रोलीन आया, तो मेथियोनिन एंड प्रोलीन दो एमिनो एसिड हो गए हैं, अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला जो टीआरएनए है अब वो क्या हो गया है, वो अपने अमीनो एसिड को दे दिया है ना, तो वो क्या हो गया है, अनलोडेड कंडीशन में हो गया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको राइबोसोम के अंदर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये राइबोसोम को छोड़ के बाहर निकलेगा। तो सेकेंड जो टीआरएनए है उसके पास अभी भी प्रोलीन है एंड मेथियोनिन उससे अटैच रहेगा एंड नेक्स्ट उसके बाद आएगा, ऐसे होता जाएगा। अब यहाँ पे जो अनलोडेड टीआरएनए होता है ये कैसे बाहर निकलता है, तो इसी के लिए ई साइट प्रेजेंट होता है। अच्छा, टीआरएनए को जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में तो वहां पे दो टर्म आता है, लोडेड एंड अनलोडेड का। ये क्या होता है, लोडेड मतलब सिंपली ऐसा टीआरएनए जिसके पास अमीनो एसिड हो, अनलोडेड मतलब जिसके पास अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सब आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें क्या करिएगा कि सबसे पहले ट्रांसलेशन इन प्रोक्रियोर जब लिख रहे होंगे तो इनिशिएशन के बाद ये इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाले टॉपिक्स को लिख लीजिएगा एंड देन जो राइबोसोम्स हैं ATS राइबोसोम दैट इज यूकैरियोटिक राइबोसोम, वो किस तरीके से क्लासिफाई हुए हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड ER मेम्ब्रेन सॉरी मेम्ब्रेन फ्री एंड ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, वो कौन कौन से हैं, उनका क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में लिख लीजिएगा। एंड ऑफ ट्रांसलेशन मतलब तीसरा फेज क्या होगा, टर्मिनेशन। राइबोसोम जो है वो मूव करता है, कहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स पे, एक के बाद एक, मतलब वही कोडॉन पर एक के बाद एक। जब राइबोसोम स्टॉप कोडॉन पे आता है एंड स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन जो है UAG है, UGA है एंड UAA है, ठीक है। तो ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं एंड जब स्टॉप कोडॉन पे राइबोसोम जाता है तो वहां पे पेप्टाइड चेन जो है वो फिनिश हो जाती है एंड लास्ट टीआरएनए जो है वो क्या होगा, अब यहाँ पे वो मूव हो जाएगा, वहां से वो जो है उसे एग्जिट कर देगा एंड यहाँ पे कंप्लीट पेप्टाइड जो है वो मिल जाता है। तो आई होप राइबोसोम का क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन के समय पे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये किसमें 70s उसमें 80s, ठीक है। उसके बाद इसके लार्जेस्ट सब यूनिट में अलग प्रोटीन्स हैं, अलग आरएनए हैं, उसके लार्जेस्ट सब यूनिट में अलग प्रोटीन है, अलग आरएनए है, उसके स्मॉलर सब यूनिट में अलग प्रोटीन्स अलग आरएनए, इसके स्मॉलर सब यूनिट में अलग प्रोटीन्स अलग आरएनए, ये सारे जो हैं ये डिफरेंसेस होंगे। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक राइबोसोम में तो इसमें जो है लार्ज सब यूनिट जो है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया उसमें। उसके बाद यूकैरियोटिक राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है जितने भी यूकैरियोट्स हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस भी ह्यूमंस भी यूकैरियोटिक ही है ना, किसी को डाउट नहीं ना है। चलिए, तो ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनमें जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलर जो सब यूनिट होता है वो एंड बिगर सब यूनिट, ये इसकी कंपोजिशन है। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो स्मॉल होता है, इसका जो वेट है वो 27,000 डाल्टन होता है, किलो डाल्टन होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो 70s होता है। अगर हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है 42,000 किलो डाल्टन होता है। एंड अगर हम लोग इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की बात करें तो ये जो है 80s होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, इसका डायमीटर 200 एंगस्ट्रॉम होता है एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है 250 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होगा। एंड उसके बाद इसके जो सब यूनिट्स हैं प्रोकैरियोट में वो 50s 30s सब यूनिट होता है। यूकैरियोट की अगर हम लोग बात करें तो 60s एंड 40s होता है। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसके अगर हम लोग लार्ज सब यूनिट की बात करें तो उसमें 2 rRNA एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 23s rRNA एंड 5s rRNA। यूकैरियोट में क्या होगा, 28s होता है, 5.3s होता है, ठीक है, ये सारे टाइप्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, इसके अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 60% जो है वो rRNA प्रेजेंट होता है एंड 40% जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मतलब अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो इसमें rRNA का परसेंटेज जो है प्रोटीन्स के कंपैरिजन में, राइबोसोमल प्रोटीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अगर वहीं हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो इसमें जो है ये सिनेरियो उल्टा हो जाता है, जहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के अंदर जो rRNA है वो 40% होता है एंड जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बचे हुए हो जाएंगे। कितने होंगे जल्दी से बता दीजिए। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो फ्रीली अकर होता है, ये किसी ऑर्गेनेल से बाउंडेड या बाइंडिंग स्टेट में नहीं प्रेजेंट होता है, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में होगा। वहीं यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो क्या करता है, वो फ्रीली भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड वो अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे अटैच फॉर्म में, ईआर पर अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस पे भी, न्यूक्लियस का जो उसका आउटर मेम्ब्रेन है वहां पे भी कुछ राइबोसोम जो है वो अटैच रहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और अगर एमसीक्यू भी है तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो एट लास्ट अब हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है उनके डायग्राम एंड उनके जो आरएनए है एंड जो प्रोटीन्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, बिगर सब यूनिट 50s, 13 एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s। बिगर सब यूनिट में 23s, 5s एंड 34 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर जो सब यूनिट है उसमें 16s rRNA प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा rRNA प्रेजेंट होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, एंड इसमें 21 प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80s, बिगर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। बिगर सब यूनिट में 28s, 5.8s एंड 5s तीन rRNA प्रेजेंट होते हैं एंड 45 प्रोटीन्स के आसपास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो 18s rRNA प्रेजेंट होता है एंड लगभग 30 प्रोटीन्स जो है, किसी में 30 किसी में 35 इस तरह बुक में लिखा रहता है, ये जो है 30 लगभग जो है प्रोटीन्स हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में अगर आए ना तो इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। पैराग्राफ लिखिएगा तो पैराग्राफ क्या हो जाता है, पैराग्राफ थोड़ा सा लिखने में भी समय ज्यादा लगता है मेरे हिसाब से, एंड उसमें जो है समझने के लिए एग्जामिनर को थोड़ा ज्यादा
जो है देखना पड़ता है कि सही से लिखा है या नहीं। अगर आप डायग्राम से समझा रहे हैं तो जल्दी जल्दी बस खाली बना दीजिए एंड लिख दीजिए कि इसमें ये है, इसमें ये है। उसको समझ में भी अच्छे से, ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, एट लास्ट अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्तम बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं और उनको समझ में नहीं आ पाता है कि हम जो है कोई बैच भी चलाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम नवोत्तम बैच को भी चला रहे हैं। एंड इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका जो सिलेबस है विद इन 3 मंथ्स वो पूरा का पूरा डिस्कस होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटीज पिछले 5-10 सालों में पेपर्स कंडक्ट करा रही है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। कैसे आंसर हमें लिखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एट लास्ट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड एक स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी से कैसे हमें जो है अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी एक ही है और बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और वो सिंपल चीज ये है कि डेली पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अपना आप जो भी आप कॉलेज कर रहे हैं कॉलेज करिए, यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़िए, उसके बाद बस 2 घंटा। चाहे अगर आप सुबह उठना पसंद करते हैं, आपको सुबह याद होता है तो सुबह 2 घंटा निकाल लीजिए, या फिर आप रात में देर तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको रात में चीजें याद होती हैं, तो आप रात में 2 घंटा, बस डेली 2 घंटा, दैट इज मोर देन इनफ। एंड आप खुद देखिएगा कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो टॉपिक है एंड आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी यही है कि आपको डेली पढ़ना होगा। एंड ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लोड भी नहीं होगा। एग्जाम से पहले फिर पढ़ लीजिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जैसे रिक्वायर्ड हो आपके, वैसे पढ़ लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसको पढ़ना है, जेआरएफ करना है, तो उसके लिए ये चीज है कि आप शुरू से लग जाइए, फिर वहां पे आपको जो है ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। एंड ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम खुद जो है ये सारी चीजें किए हैं। ठीक है, कॉलेज में जब हम थे तो ज्यादा नहीं पढ़ते थे, थोड़ा सा ही पढ़ते थे, जो बता रहे हैं आपको, सुबह 2 घंटा बस, उतना काफी है। एंड मेरे अच्छे परसेंटेज आए। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।